हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी फ्रेंड्स। एमपी वर्ग 2 साइंस की हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी, जिसमें हम पढ़ रहे थे हमारे टॉपिक प्राकृतिक घटनाएं प्रकाश एवं ध्वनि में। तो प्रकाश वाला टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। तो इससे पहले हमारी पहली क्लास हो चुकी थी प्रकाश की, जिसमें हमने प्रकाश का जो परावर्तन होता है ये घटना देखी थी। इसके बाद आपकी अन्य चीज़ें जैसे आपके जो दर्पण होते हैं, अवतल दर्पण, इसके बाद आपका गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण में आपका उत्तल और अवतल लेंस पड़ा हुआ था। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब हमारे बहुत सारे टॉपिक बनते हैं प्रकाश से, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो प्रकाश का परावर्तन हमने फर्स्ट क्लास में देख लिया था। आज हम प्रकाश का अपवर्तन देखेंगे। इसके बाद प्रकाश का जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखेंगे। इसके बाद आपके प्रकाश का वर्ण विक्षेपण देखने वाले हैं। ठीक है, फिर भी हमारे बहुत सारे जो टॉपिक रहेंगे वो आज नहीं हो पाएंगे। तो आइए पहले हम देख लेते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। इससे क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी, जो क्यों वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कहा जाता है रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना किस घटना पर आधारित है। ऑप्शन में दे दिया प्रकाश के अपवर्तन पर, प्रकाश के परावर्तन पर, या प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। तो आपको ये एग्जाम्पल याद रखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से चलता हुआ दूसरे किसी माध्यम में प्रवेश करता है। अब यहाँ आपको माध्यम समझने हैं, एक आपको सघन माध्यम समझना है और एक आपको विरल माध्यम समझना है। मतलब जिसके कण बहुत सटे हुए होते हैं, बहुत पास पास में होते हैं, आप ठोस से इसको आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, तो वो आपका सघन माध्यम होगा। लेकिन विरल मतलब दूर दूर बिखरे हुए जो पदार्थ के कण होते हैं, वो आपका विरल माध्यम हो जाएगा। ठीक है, तो जो प्रकाश है वो एक माध्यम से चलता हुआ दूसरे किसी माध्यम में प्रविष्ट करता है, तो दूसरे माध्यम में प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन अर्थात रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको बता दें, एक आपकी माध्यम वायु हो गई और दूसरा माध्यम आपका जल हो गया। तो अब आप बता सकते हैं कि जल और वायु में सघन कौन होगा और विरल माध्यम कौन होगा, क्योंकि वायु जो है वो एक प्रकार की गैस है और सबसे जो विरल होती है वो आपकी गैस ही होती है। लेकिन यहाँ जो जल है, जल के अणु वायु की अपेक्षा अधिक नज़दीक होते हैं, सटे हुए होते हैं, अर्थात ये सघन माध्यम। तो मान के चलिए आपका जो प्रकाश है, कभी तो ऐसा होगा कि सघन माध्यम से आपका कहाँ जाएगा, विरल माध्यम में जाएगा, और कभी ऐसा होगा कि विरल से सघन में जाएगा। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपना जो मार्ग है वो विचलित हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश का वेग और दिशा बदल जाती है। मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में यदि प्रकाश जा रहा है तो उसका जो वेग है और उसकी जो दिशा है वो बदल जाती है, लेकिन प्रकाश की आवृत्ति कभी नहीं बदलती। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, वेग और दिशा बदल जाती है लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती। नेक्स्ट है, जब प्रकाश की कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम, विरल माध्यम जैसे हमारा हवा हो गया या वायु जिसे कहेंगे, और सघन माध्यम अर्थात पानी या जल। तो जब हमारा जो प्रकाश है उसकी कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम जैसे हवा से पानी में प्रवेश करती है, तो वह दोनों माध्यमों के पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब, मान के चलिए ये हमारी एक लाइन हमने यहाँ पर खींच दी है। ठीक है, अब यहाँ ऊपर आपका विरल माध्यम से कहाँ जानी है, सघन माध्यम। तो ऊपर आपका विरल माध्यम रहेगा और नीचे है सघन माध्यम। ठीक है, तो जब आपका जो प्रकाश की किरण, मान के चलिए ये आपका सूर्य है, और जब प्रकाश की किरण आपकी विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है तो अभिलंब पर मतलब अभिलंब की ओर झुक जाती, मतलब ये सीधी नहीं जाएगी। जब ये आपको याद रखना है कि विरल से सघन में जाती है तो वह अभिलंब की ओर थोड़ी सी झुक जाती है। आपका अभिलंब होता है तो इस तरीके से झुक जाती है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये आपकी वायु हो गई इस तरफ, मतलब ये आपका विरल माध्यम, और इस सघन माध्यम आपका क्या हो गई, जल या पानी हो गया। ठीक है, तो जब आपकी जो प्रकाश की किरण है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, मतलब ऐसा सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ी सी अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, ऐसी झुक जाती है। ठीक है, अब इसके विपरीत क्या होगा, जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी
तो अभिलंब से दूर हट जाती है। मान के चलिए ये आपका सघन माध्यम है और ऊपर आपका विरल माध्यम है, अर्थात नीचे जल है और ऊपर आपकी वायु है। तो जब प्रकाश की किरण आपकी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो यह अभिलंब से ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ी दूर हट जाती है। ठीक है, तो ये दोनों घटनाएं याद रखिए। लेकिन जो किरण अभिलंब के समांतर प्रवेश करती है तो उसके पथ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब जब अभिलंब के समांतर तो वो सीधी चली जाती है, उसके पथ में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो ये तीन स्थितियां यहाँ पर बन जाती हैं। जब विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। लेकिन जब अभिलंब के समांतर प्रवेश करती है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता और बिना झुके ही सीधे निकल जाती है। ठीक है, अब आपको याद रखना है, पहले माध्यम में प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं तथा अपवर्तन के पश्चात दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण को अपवर्तित किरण कहा जाता है। अब एक नोट फैक्ट याद रखेंगे आप कि किसी माध्यम का सघन और विरल होना उस माध्यम के प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है और जो निर्वात है वो सर्वाधिक विरल माध्यम होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। तो ये याद रखेंगे कि किसी भी माध्यम का सघन होगा वो माध्यम या विरल होगा, यह किस पर डिपेंड होता है, आपके प्रकाश की चाल पर निर्भर होता है। अब सघन माध्यम में विरल माध्यम की अपेक्षा प्रकाश की चाल कम होती है। मतलब ठोस मान के चलेंगे हम, या जो आपका जल है वो द्रव अवस्था में होता है तो सघन माध्यम होता है। ठीक, तो सघन माध्यम में विरल माध्यम की अपेक्षा प्रकाश की चाल कम होती है। अतः किन्हीं दो माध्यमों के बीच अपवर्तन की प्रक्रिया में वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल से अधिक होगी उसे विरल माध्यम कहा जाएगा। तो आपको रटना कुछ नहीं है, बस ये याद रखें कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। अब प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं, ये याद रखेंगे आप। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम क्या है? एक तो आपतित किरण जो आती है, अपवर्तित किरण माने दूसरे माध्यम में, और आपतन बिंदु पर खींचा गया जो अभिलंब है, ये तीनों समतल में होते हैं। दूसरा, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक यानी नियतांक होता है। ठीक, और इसे म्यू से दर्शाते हैं, ये भी याद रखेंगे। अब देखिए प्रकाश अपवर्तन के एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। तो रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना किस घटना पर आधारित है? आपके प्रकाश के अपवर्तन पर। अब कैसे है? तो देखिए वायुमंडल में वायु की विभिन्न घनत्व वाली विभिन्न परतें पाई जाती हैं। सभी को पता है कि वायुमंडल में मतलब जो वायु है उसका घनत्व मतलब विभिन्न परतों में अलग अलग होता है, तो इसकी विभिन्न परतें होंगी। और जब तारों से प्रकाश चलता है तो विभिन्न परतों में लगातार अपवर्तन होता रहता है। चूँकि वायु की परतें स्थिर नहीं रहती हैं, इसीलिए हमें यह महसूस होता है कि तारे भिन्न भिन्न समय अंतरालों में भिन्न भिन्न स्थितियों में होते हैं, अर्थात तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो तारों का टिमटिमाना किस घटना पर आधारित है? प्रकाश के अपवर्तन। दूसरा है, पानी से भरे किसी बर्तन की तली में पड़ा हुआ जो सिक्का है वो हमें ऊपर की ओर उठा दिखाई पड़ता है। क्यों? इसका कारण भी आपका प्रकाश का अपवर्तन है। इसका कारण होता है कि जब भी हम कभी बर्तन में पानी डालते हैं तो अपवर्तन के कारण सिक्का ऊपर उठा प्रतीत होता है तथा हमें दिखाई देने लगता है। नेक्स्ट है, जल में पड़ी हुई मछली अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी दिखाई देती है। क्यों? ये भी अपवर्तन का उदाहरण है। द्रव में अंशतः मतलब आधी डूबी हुई जो छड़ होती है वो टेढ़ी दिखाई पड़ती है अपवर्तन के कारण। सूर्योदय के कुछ समय पहले और सूर्यास्त के कुछ समय बाद भी हमें सूर्य दिखाई देता है। क्यों? इसका कारण भी आपका प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो ये हो गया आपके प्रकाश का अपवर्तन, और इसके पहले हमने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन। अब तीसरी घटना होती है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये क्या होता है? देखिए, तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम, अब आप समझ गए हैं कि सघन और विरल माध्यम क्या होता है। ठीक है, तो जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के कारण अपवर्तक किरण अभिलंब से दूर हटती जाती है। जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं विरल माध्यम में अपवर्तक किरण अभिलंब से दूर हटती जाती है, अर्थात अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाता है। जब एक निश्चित आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है तो इसे आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण कहते हैं।
अब देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो शर्तें होनी अनिवार्य होती हैं। पहली शर्त कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में ही जा रहा हो, ठीक है, एक। और दूसरी आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, तभी जो घटना है वो आपकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाएगी। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण देखेंगे। आपको बता दें कि आपके जो क्रांतिक कोण से बड़ा होता है आपतन कोण, ठीक है, जब आपतन कोण आपके क्रांतिक कोण से बड़ा होगा तभी वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जैसे कहा जाता है कि जो आपका यहाँ देखिए हीरे का चमकना, आपको बता दें इसका एग्जाम्पल, हीरे का चमकना आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित घटना है। हीरे का चमकना देखिए, अब जो हीरे का अपवर्तनांक है वो 2.42 होता है, जबकि क्रांतिक कोण का मान बहुत ही कम, अर्थात अपवर्तन जो है वो अधिक होगा किससे, क्रांतिक कोण से, तब वो घटना आपकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाएगी, ठीक है। तो ये कम है, कितना, 24.41। अब जब प्रकाश हीरे के अंदर प्रवेश करता है तो क्रांतिक कोण का मान कम होने के कारण बार बार उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिसके कारण हीरा चमकता दिखाई देता है। नेक्स्ट है रेगिस्तान की मरीचिका। रेगिस्तान में दिन के समय यात्रियों को कुछ दूरी पर, जब हम सड़क पर जाते हैं या यात्रा करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बहुत दूर जैसे जल भरा हुआ है, ठीक है। तो ये क्यों दिखाई देता है, तो उसमें आसपास के पेड़ पौधों के प्रतिबिंब ऐसे दिखाई देते जैसे वे पानी के किनारे हो, किंतु वहां पहुंचने पर जलाशय नहीं होता। इस दृष्टि भ्रम को ही मरीचिका कहते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो देखिए रेगिस्तान में दिन के समय सूर्य की गर्मी से रेत गर्म हो जाती है, जिससे उसके समीप की वायु परत गर्म होकर विरल हो जाती है। ऊपर जाने पर वायु की सघनता बढ़ने लगती है। किसी पेड़ से नीचे की ओर चलने वाली किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं और अभिलंब से दूर हट जाती हैं। जब ऐसी स्थिति आती है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है और उनमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अब प्रकाश किरणें नीचे से ऊपर की ओर विरल से सघन माध्यम में प्रविष्ट करेंगी, जिससे अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। जब ये किरणें आँख में प्रवेश करती हैं तो वृक्ष उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है। वायु परतों का घनत्व कुछ न कुछ परिवर्तित होता रहता है, अतः वृक्ष का प्रतिबिंब स्थिर न रहकर हिलता हुआ प्रतीत होता है और यात्रियों को वहाँ जलाशय होने का भ्रम होता है। तो इतनी सारी कहानी याद नहीं रखनी, बस ये याद रखेंगे रेगिस्तान की मरीचिका आपकी किस पर आधारित है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। नेक्स्ट है ठंडे प्रदेशों में समुद्र तट पर खड़े व्यक्ति को दूर से आता हुआ जहाज ऊपर वायु में उल्टा लटकता हुआ दिखाई देता है। इसका कारण भी आपका, तो ये ठंडे प्रदेशों की मरीचिका हो गई और इससे पहले रेगिस्तान की मरीचिका हो गई, ठीक है। ये आपके हीरे का चमकना हो गया। ये सब आपके एक होगा आपका एक और एग्जाम्पल होगा कि जो पानी में पड़ी हुई परख नली है वो चमकीली दिखाई देती है, किस कारण से, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल, इसके कारण ही पानी के अंदर वायु का बुलबुला चमकदार दिखाई देता है। अगला है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही चटके हुए कांच में जो दरार आ जाती है वो चमकदार दिखाई देती है। क्यों, क्योंकि उत्पन्न दरार में वायु की पतली परत आ जाती है। इस प्रकार जब प्रकाश किरणें कांच अर्थात जो सघन होता है, सघन माध्यम है, और इससे वायु जो विरल होती है तो सघन से विरल में प्रवेश करता है, तो जिन कारणों से आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है वे किरणें पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर आँख में प्रविष्ट करती हैं, जिससे कांच का चटका हुआ भाग कैसा दिखाई देता है, चमकदार। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल हो जाएगा आपका कि जो प्रकाशिक तंतु होते हैं वो भी आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही कार्य करते हैं। तो याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट रहता है, पूछ लेता है प्रकाशिक तंतु किस घटना पर कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक होगा आपका एग्जाम्पल कालिक से पोता हुआ गोला चमकता है, तो ये भी याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है इसके इसमें जो आपका प्रकाशिक तंतु होता है इसके कुछ उपयोग देख लीजिए, पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो विद्युत संकेत को प्रकाश संकेत में बदलने के लिए जो कार्य करता है वो प्रकाशिक तंतु होता है। शरीर के अंदर लेजर किरणों को भेजने का जो कार्य होता है वो भी प्रकाशिक तंतु करता है। प्रकाश संकेतों को दूर संचार में भेजना मनुष्य के शरीर के आंतरिक भाग के परीक्षण के लिए उपयोगी होता है आपका प्रकाशिक तंतु, ठीक है। तो ये हुआ आपका प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब हम देखते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या देखेंगे, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ये क्या कहलाता है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी सूर्य का प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरता है
तब अपवर्तन के कारण प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों के प्रकाश में बट जाता है। आपने देखा होगा कि जब किसी प्रकाश को हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो अपवर्तन के कारण प्रिज्म के आधार से टकराने के कारण यह विभिन्न रंगों के प्रकाश में बट जाता है और इस प्रकार जो हमें प्राप्त रंगों के समूह प्राप्त होते हैं उसे वर्णक्रम कहते हैं। और विभिन्न प्रकाश के विभिन्न रंगों में विभक्त होने की जो क्रिया होती है वही आपकी वर्ण विक्षेपण कहलाती है। अब देखिए, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगों में बैंगनी रंग का विक्षेपण अधिक होने के कारण सबसे नीचे होता है। बैंगनी रंग मतलब पूछ लेगा कि सूर्य के प्रकाश में जितने भी रंग प्राप्त होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा विक्षेपण किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का। और अधिक विक्षेपण के कारण ये सबसे नीचे स्थित होता है, जबकि लाल रंग जो रेड कलर्स होते हैं इनका विक्षेपण सबसे कम होता है, इस कारण से सबसे ऊपर स्थित होते हैं। अब नीचे से ऊपर की ओर विभिन्न रंगों का क्रम जो होता है वो होता है, सबसे नीचे आपका हो जाएगा बैगनी, बैगनी के ऊपर आपका हो जाएगा कौन सा? जामुनी रंग, फिर नीला रंग, फिर हरा, फिर पीला, फिर नारंगी और फिर लाल रंग। ठीक है, तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 और 7 रंग यहाँ पर निकल करके आते हैं और इन्हीं को संक्षेप में बेजानी, हप्पी, नाला, बिवग्योर मतलब इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो ये होते हैं आपके 7 रंग। अब देखिए प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के उदाहरण, तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट उदाहरण होता है इसका इंद्रधनुष, रेनबो। ये क्या कहलाता है? तो देखिए इंद्रधनुष 2 प्रकार का होता है। पहला तो प्राथमिक इंद्रधनुष और दूसरा होता है द्वितीयक इंद्रधनुष यानी प्राइमरी रेनबो और दूसरा सेकेंडरी रेनबो। तो देखिए, जब बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य की किरणों का 2 बार अपवर्तन 1 बार परावर्तन, ये याद रखेंगे। जब जो बूंदें होती हैं इस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो सूर्य की किरणों का जब 2 बार अपवर्तन होगा और 1 बार परावर्तन होगा तो वो प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण करता है। और जब 2 बार ही आपका परावर्तन और 2 बार ही अपवर्तन होगा तो वो द्वितीयक कहलाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे 2 बार अपवर्तन 1 बार परावर्तन तो वो प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण करता है। अब प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की ओर होता है। कहाँ होता है? लाल रंग बाहर की ओर और बैंगनी रंग अंदर की ओर होता है। और इसमें अंदर वाली बैंगनी किरण आँख पर 40 डिग्री 8 मिनट तथा बाहर वाला लाल जो किरण रहेगा वो आँख पर 42 डिग्री 8 मिनट का कोण बनाती है। तो ये घटना याद रखेंगे। अब द्वितीयक इंद्रधनुष क्या होगा? तो जब बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य किरणों का 2 बार ही अपवर्तन हो और 2 बार ही परावर्तन तो वो द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण करता है। इसमें बाहर की ओर बैंगनी रंग होगा, उसका विपरीत रहेगा। ठीक है, और अंदर की ओर लाल रंग होता है। बाहर वाली बैंगनी जो किरण है वो आँख पर 54 डिग्री 52 मिनट का कोण तथा अंदर वाली लाल किरण 50 डिग्री 8 मिनट का कोण बनाएगी। अब देखिए द्वितीयक इंद्रधनुष जो रहता है वो प्राथमिक इंद्रधनुष की अपेक्षा धुंधला दिखलाई पड़ता है। अब देखिए कुछ रंग होते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो रंग 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और पूरक रंग, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। अर्थात जो प्राथमिक और जो आपका प्राथमिक रंग है वो तो सभी को पता होता है कि लाल, हरा और नीला प्राथमिक रंग होते हैं। लेकिन जब 2 प्राथमिक रंगों को मिलाएं, जैसे लाल और हरे को मिला देते हैं तो आपका पीला रंग बन जाता है। तो 2 प्राथमिक रंगों से आपका द्वितीयक रंग बनता है। और जब आपके 2 प्राथमिक रंग या 2 द्वितीयक रंगों को मिलाएंगे तो आपके पूरक रंग बनते हैं। तो देखिए प्राथमिक रंग याद रखेंगे, लाल, हरा और नीला प्राथमिक रंग होते हैं। फिर आपके इन्हीं के मिश्रण से आपके दो कलरों को मिश्रित करते हैं तो द्वितीयक रंग बनता है। जैसे द्वितीयक रंग में आपका पीला, मैजेंटा और पीकॉक नीला आ जाता है। यह 2 प्राथमिक रंगों को मिलाने से बनते हैं। जैसे यहाँ पर आपका लाल क्या है? प्राथमिक रंग है और नीला भी प्राथमिक रंग है। तो जब लाल और नीले 2 प्राथमिक रंगों को मिलाया गया तो आपका तीसरा रंग मैजेंटा बन गया जो कि आपका द्वितीयक रंग होता है। ठीक है, फिर आपका हरा भी प्राथमिक रंग है, नीला भी प्राथमिक रंग है। तो हरे और नीले 2 प्राथमिक रंगों को मिलाया तो पीकॉक नीला बन गया।
ठीक है, ये भी आपका द्वितीयक रंग हो गया। फिर लाल और हरा दो प्राथमिक रंगों को मिलाया तो पीला कलर बन गया, जो कि आपका द्वितीयक कलर है। ठीक है, तो ये तो प्राथमिक और द्वितीयक हो गए। ठीक, अब देखिए पूरक रंग क्या कहलाते हैं। यहाँ पूरक होगा, क्या होगा, पूरक रंग। तो जब दो रंग परस्पर मिलने से श्वेत प्रकाश, मतलब किन्हीं भी दो रंगों को आप मिलाएं और केवल श्वेत कलर आपको प्राप्त हो तो वो आपका पूरक रंग होगा। जैसे आपको यहाँ पर बता दें, अब यहाँ पर बीच में हम सफ़ेद कलर ले लेंगे। ठीक है, यानी वाइट कलर ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बता दें कि आपके तीन जो प्राथमिक रंग हैं कौन कौन से हैं। तो एक तो आपका लाल रंग हो गया प्राथमिक में, एक आपका हरा रंग हो गया प्राथमिक, और एक हो गया आपका नीला रंग। ठीक है, नीला कलर, तो ये प्राथमिक हो गए। अब आपके तीन जो हैं द्वितीयक कलर होते हैं, तो कौन कौन से हो गए। यहाँ पर ले लेंगे हम मेजेंटा कलर, फिर आपका आ जाएगा मेजेंटा के बाद में आप पीला ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पीला कलर ले लिया, और एक आपका होता है पीकॉक नीला, तो यहाँ पर पीकॉक नीला ले लिया। अब आप किन्हीं भी दो कलरों को मिलाएंगे, ऐसा करके देख लें तो आपको कौन सा कलर प्राप्त होगा, वाइट कलर ही प्राप्त होना है। तो सबसे पहले हमने इस लाल कलर को और इस पीकॉक नीले को मिलाया तो वाइट कलर प्राप्त हुआ, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका पूरक रंग हो गया। फिर आप हरे कलर को मिला दें और मेजेंटा को मिला दें तो भी वाइट कलर प्राप्त हुआ, तो ये भी आपका पूरक रंग हो गया। फिर आप नीले कलर और पीले को मिला दें तो भी आपको कौन सा कलर, सफ़ेद कलर ही मिला, तो वो आपका पूरक रंग हो गया। इसके बाद आप लाल कलर को, हरे कलर को और नीले कलर को भी मिलाएंगे तो भी यही प्राप्त होगा। फिर आप मैजेंटा पीले और पीकॉक नीले को तो भी यही। तो मतलब ये आपके पूरक रंग होते हैं। मतलब प्राथमिक और द्वितीयक रंगों से जिस रंग का निर्माण होता है वो सफ़ेद रंग होता है, और यह जो है आपका क्या कहलाता है, पूरक रंग। अब देखिए, दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले रंगों को मिलाने से इस प्रकार के रंग प्राप्त नहीं होते। मतलब यदि आप इनका यूज करके या प्रयोग करके देखेंगे तो आपको फिर जैसे आप लाल और हरे को मिलाएंगे तो आपको हो सकता है सफ़ेद कलर ना मिले। क्यों? क्योंकि प्रयोग में लाए जाने वाले जो रंग हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं उनमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं। यदि आपके बिल्कुल सही मात्रा में यदि ये कलर आपको मिल गए हैं लाल और हरा, तो फिर आप इसको मिलाएंगे तो ज़रूर सफ़ेद रंग, और ऐसा प्रयोगशालाओं में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है जो रंगीन टेलीविज़न होते हैं, इसमें भी प्राथमिक रंग जो आपके होते हैं वो लाल, हरा और नीला होता है। क्या होता है? लाल, हरा और नीला ही होता है। तो याद रखेंगे, प्राथमिक रंग क्या होते हैं, लाल, हरा और नीला। द्वितीयक रंग दो प्राथमिक रंगों से बनते हैं, पीला, मैजेंटा एवं पीकॉक। और आपका पूरक रंग दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, प्राथमिक और आपके द्वितीयक रंगों को मिलाने से बनते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश का व्यतिकरण। क्या? प्रकाश का व्यतिकरण अभी रह गया है। इसके बाद प्रकाश का ध्रुवण रह गया है, प्रकाश का व्यावर्तन और प्रकाश का प्रकीर्णन। ये चार घटनाएं और होती हैं और इनके एग्जाम्पल भी होते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका प्रकाशीय यंत्र आ जाते हैं, जैसे कैमरा हो गया या अन्य चीज़ें। और आपका नेत्र के बारे में भी यहीं पर पढ़ना होता है प्रकाश के संबंध में। ठीक, इसके बाद आपका जो चैप्टर दिया गया है वो है आपका ध्वनि। तो एक सेशन में आपको हो सकेगा तो ध्वनि वाला टॉपिक भी क्लियर कराने का प्रयत्न करेंगे। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि सेशन पसंद आते हैं तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।